Assalamualaikum, Maha Sarfraz here from the platform of Study River Academy. Today we will discuss the current affairs of 13th and 14th August 2022. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे या इवेंट्स थे हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गेम्स के बारे में गेम्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरशद नदीम पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, प्लेयर हैं, जैवलिन थ्रोअर हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने रिसेंटली 2 गोल्ड मेडल्स विन किए हैं। तो पहला गोल्ड मेडल जो है वो तो आप सबको पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उन्होंने पहला गोल्ड मेडल विन किया 22 में, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि बर्मिंघम के अंदर होंगी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो उसके अंदर उन्होंने जैवलिन थ्रोअर जो थे अरशद नदीम, उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया। उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर गोल्ड मेडल विन किया बल्कि उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट साउथ एशियन भी बन गए जिन्होंने 90 मीटर के मार्क को क्रॉस किया, मतलब उनके स्पीयर ने। ठीक हो गया। दूसरा उन्होंने जो मेडल विन किया है वो उन्होंने विन किया है इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि कोनिया टर्की के अंदर होने जा रही हैं, बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो उसी के अंदर इन्होंने रिसेंटली एक अपना गोल्ड मेडल विन किया है और इनका जो स्पीयर है वो 88.55 मीटर तक गया था। ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर पर एशिया कप 2022 27 अगस्त से स्टार्ट होगा यूएई में। मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो के अंदर गलती से डिस्कस ये कर लिया था कि वो 28 अगस्त से स्टार्ट होगी। एक्चुअली 28 अगस्त का उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। अब आप लोगों ने अब याद रखना है कि 27 अगस्त से स्टार्ट होंगी। फिर उसके बाद है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कुछ मिनिस्टर्स के बारे में और कुछ एक चेयरमैन थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज जो है वो है सैयद खुर्शीद शाह। और वापडा के चेयरमैन देख लेते हैं। वापडा के चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी और ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। और वापडा का आप सबको पता है कि इट इज़ अ वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। और फिर उसके बाद है कुछ कैपिटल्स और करेंसीज के बारे में देख लेते हैं। आज हम एक बांग्लादेश और दूसरा काजाख्स्तान की कैपिटल और करेंसीज को देख लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और उसकी करेंसी है टका, और काजाख्स्तान का कैपिटल है नूर सुल्तान और इसकी करेंसी है टेंजी। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। सबसे पहले है चोंगकिंग, ये चाइना की है, सिटी है। इसका ज़्यादा नहीं था, बस टेम्परेचर का बताया हुआ था कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो गई है। फिर उसके बाद है वेलेंशिया जो है ये स्पेन की पोर्ट सिटी है। फिर उसके बाद है बोर्डेक्स जो है ये फ्रांस की एक सिटी है। तो बोर्डेक्स फ्रांस की सिटी है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। दूसरा बोर्डेक्स से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर कर देती हूँ कि एक्चुअली आई एम अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट। तो लैब के अंदर जब हमने जो फंजाई होती है या फिर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपली आप ये समझ लें जम्स वगैरह की तरह होते हैं। ठीक हो गया। उनको जब हमने किल करना होता था ना तो हम अक्सर बोर्डेक्स मिक्सर वहाँ पे यूज़ करते होते थे। बोर्डेक्स मिक्सर जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। ठीक हो गया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। और फिर उसके बाद कुछ एजेंसीज, एक न्यूज़ एजेंसी थी और दूसरी इन्वायरमेंटल एजेंसी थी। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ एजेंसी SPA, ये सऊदी अरेबिया से बिलोंग करती है। और दूसरी है NDG, की इन्वायरमेंट एजेंसी है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है। फिर उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सलमान रश्दी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इनके साथ ये हुआ है कि ये इनकी मैं कहानी बाद में बताती हूँ, पहले मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। ये एक्चुअली इंडियन बॉर्न है और ये ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। ठीक हो गया। इनके 2 इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम नॉवल देखते हैं। सबसे पहला इनका था मिडनाइट्स चिल्ड्रन, दूसरा इनका है द सैटेनिक वर्सेस। जो मिडनाइट्स चिल्ड्रन है ना, इन्होंने लिखा था, इनका जो नॉवल आया था वो आया था 1981 के अंदर और तभी ये इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट बनकर उभरे थे। फिर उसके बाद दूसरा जो है द सैटेनिक वर्सेस जो है ना 1988 में इन्होंने लिखा था। और इसी की सैटेनिक वर्सेस पे ही मैं इनकी एक कहानी बताती हूँ। इन्होंने 1988 के अंदर जब ये नॉवल लिखा तो इन्होंने अपने नॉवल के अंदर एक्चुअली कुछ ऐसे इन्होंने थॉट्स यूज की हुई थी जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हिट कर रही थी। तो उस वक्त मतलब 1988 के अंदर
ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनेई। आयतुल्ला खामनेई ने 1989 के अंदर, मतलब उनके नॉवल के 1 साल बाद, एक फतवा जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको मार दिया जाए। किसको? सलमान रश्दी को। तब तो ये फिर अमेरिका में थे तो इनको अंडर प्रोटेक्शन के रहने लग गए, तो इनको तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी 12 अगस्त 2022 में को ये एक वहां पे लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा था, तो ये स्टेज पर थे। तो वहां पर फिर एक लड़का, यंग बॉय था, वो दौड़कर स्टेज पर गया और वहां पर इनके साथ नाइफ के साथ अटैक किया, इनकी नेक के ऊपर, उनके एब्डोमेन के ऊपर इन्होंने नाइफ के साथ, उस लड़के ने अटैक किया। उस लड़के का मैं आप लोगों का नाम बताती हूँ, उसका नाम है हादी मैतर। ठीक हो गया, हादी मैतर उसका नाम है। तो उसकी वजह से जो सलमान रश्दी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा। अभी जब मैं पढ़ रही थी तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर उसके बाद है दूसरी पर्सनालिटी, सिमन कुजनेट। सिमन कुजनेट्स जो है ना, इन्होंने, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कुजनेट्स कर्व दी थी। कुजनेट कर्व जो है, ये सिंपली आप लोगों ने ये याद करना है कि ये जो कुजनेट कर्व है, ये रिलेशनशिप इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल क्वालिटी के अंदर जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये कर्व यूज होती है। आप लोगों ने ज्यादा डेप्थ में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप लोगों ने याद रखना है कि कुजनेट कर्व जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल क्वालिटी के अंदर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। तीसरी एनएचए जो है ना, ये एक है हॉलीवुड स्टार थी। तो इनका तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक्सीडेंट हुआ, कार क्रैश हुआ इनका, तो जिसकी वजह से इनका थोड़ा ब्रेन के ऊपर इनको कोई चोट वगैरह लगी, तो उसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन ये डेड डिक्लेयर हो गई हैं अब, मतलब इनकी वफात हो गई है। फिर उसके बाद है फ्रेंकोइस मोन्थेक्स। ये जो है ये स्विस हैं और ये लैंड आर्टिस्ट हैं। ये ठीक हो गया। और ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड मैं आप लोगों से एक बात बता देती हूँ कि दुनिया की लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट रेलवे टनल जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, उसका नाम है गोटहार्ड बेस टनल। गोटहार्ड बेस टनल, ठीक हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे है, आप लोगों ने कहना है स्विट्जरलैंड के अंदर। और स्विट्जरलैंड जो है ना, इसका एक सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यूरिच। यहाँ पर ज्यूरिच के अंदर फीफा जो फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। मैंने ये मेंशन कर दिया है नीचे। फिर उसके बाद है कुछ माउंटेन्स के बारे में, ये काफी अच्छा उसने दिया हुआ था, तो मैं आप लोगों से इसके लिए डिस्कस कर रही हूँ। इसको एक दफा आप अपने रजिस्टर पे लिख लें, क्योंकि बार बार जब हम सर्च कर रहे होते हैं ना, तो कभी वो हमें क्या हाइट दे देते हैं, कभी थोड़ा सा अंदर माइनर चेंज आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग एक ही दफा लिख लें, इसी को रट्टा लगाना आप लोगों ने। सबसे पहले है कि दुनिया के अंदर टोटल 14 ऐसी माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट 8,000 से ज्यादा है। 14, ठीक है, 14 हैं। 14 में से 5 जो है पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो उनकी लिस्ट आप लोग देख लें। सबसे पहले एक है K2, फिर उसके बाद नागा पर्वत, फिर G1 आ जाती है, गशम वन जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद है ब्रॉड पीक, फिर उसके बाद आता है G2। K2 जो है 2nd नंबर पर उसका रैंक है, और 2 वो 2nd, ठीक हो गया, इस तरह याद कर ले। फिर उसके बाद नागा पर्वत जो है वो 9th नंबर पर है। फिर उसके बाद जो G1, ब्रॉड पीक और G2 है ना, वो एक सीक्वेंस के साथ है 11, 12, 13, ठीक हो गया, ये उसका रैंक है। फिर उसके बाद हाइट्स भी वो सारी लिखी हुई है। K2 की जो है वो है 8611 मीटर। उसके बाद है नागा पर्वत की 8126 मीटर। G1 की है 8080 मीटर, ये पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। उसके बाद ब्रॉड पीक की है 8051 मीटर और G2 की है 8035 मीटर। अच्छा, ये जो G1 है ना, ये मैंने आप लोगों के साथ ऐसे पहले भी शेयर किया हुआ था कि इसको K5 भी कहते हैं और इसको हिडन पीक भी कहते हैं, ठीक हो गया। आप लोग इसको लिख लें, ये फिर इस तरह मेमोराइज करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे, एमसीक्यू टाइप थे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान ने जब 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस ली थी, तो पाकिस्तान को इंडिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है तब अनडिवाइडेड था, तो पाकिस्तान वहां से पाकिस्तान को कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिले थे, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, उस वक्त जो टोटल सब अनडिवाइडेड इंडिया था, उसके अंदर तकरीबन 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, और उसमें से पाकिस्तान को मिले थे 34, सिर्फ 34। फिर उसके बाद है पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन में कब मिला था, 1956 के अंदर। और इसी से रिलेटेड छोटी सी बात बता देती हूँ कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट ने कब अप्रूव किया था, 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। फिर उसके बाद ये इसी का मैंने
गोटहार्ड बेस टनल जो है उसका मैंने ये लेंथ लिख दिए गए, देख लें, और ये स्विट्जरलैंड से इटली तक जाती है। फिर उसके बाद है इराक। इराक के अंदर मैं सर डिस्कस करती रहती हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिटीज डिमॉन्स्ट्रेशंस वहाँ पर चल रही हैं, और वहाँ पर जो 2 मेन धड़े हैं या 2 मेन ब्लॉक्स हैं जो इन सिटीज में इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर है, एक है कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क और सदरिस्ट ब्लॉक। सदरिस्ट ब्लॉक का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था। और ये जो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है, कहा जाता है कि ये ईरानियन बैक्ड है। और फिर उसके बाद है पाकिस्तान और टर्की के दरमियान में एक रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और ये ट्रेड को बूस्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया है। मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ, काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही। कोई मिस्टेक अगर अंदर हो गई हो तो, या फिर अगर पॉइंट आप अपना अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप नीचे जो चैट चल रही होती है आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।